एनसीईआरटी लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड कौन सा है, टॉपर्स क्या मेथड फॉलो करते हैं, टीचर्स किस मेथड को सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है प्रॉपरली क्लियरली कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। कोई नई बात समझ में आई है उसको वहीं पर लिख देंगे। किताब अपनी है, उसको पूरी तरह से अपना समझना है और पूरी अच्छी तरह से उसको यूज करना है। जहां जरूरत लगे कि यार ये बहुत अच्छी बात लग रही है उसको हाईलाइट करो। चैप्टर पढ़ लेंगे तो लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये दो टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन इस टॉपिक में कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मुझे अपने टीचर से डिस्कस करनी पड़ेगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ट्रैक पर होगा। मैं हूं अभिषेक जैन और स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ी जाए। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड कौन सा है, टॉपर्स क्या मेथड फॉलो करते हैं, टीचर्स किस मेथड को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। एनसीईआरटी के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। एनटीए एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चंस पूछ लेता है। एनसीईआरटी लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। एनसीईआरटी 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 बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है प्रॉपरली क्लियरली कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। क्या प्लेन रीडिंग कर लेना है, या फिर उसको पढ़ने के साथ साथ कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, या उसको पढ़ने के साथ साथ उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व करना है। दूसरी एक और चीज जो हमें नहीं पता चलती कि पढ़ना कब है। क्या क्लास में जब चैप्टर चल रहा है तभी एनसीईआरटी को पढ़ लेना है, या रिवीजन के टाइम पढ़ना है, या एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को कब और कैसे पढ़ा जाए इन सिंपल 5 स्टेप्स। ठीक है, एक एक करके स्टेप्स देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप, ऑन इट। इट इज आफ्टर ऑल योर बुक, डोंट अफ्रेड टू यूज इट। क्या होता है कि हम लोग गंदगी से थोड़ा सा डरते हैं, किताब को एकदम साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा गया है कि टॉपर्स जो है ना, उनको साफ सफाई उतनी पसंद होती नहीं है। वो क्या करते हैं, जब भी बुक लेकर पढ़ने बैठेंगे तो हाइलाइटर लेंगे, जहां जो चीज़ अच्छी मिलेगी उसको हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। कोई नई बात समझ में आई है उसको वहीं पर लिख देंगे। उनके नोट्स देखोगे तो चैप्टर के शुरू के कुछ पेजेस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, हर चैप्टर के ऊपर कुछ लिख देंगे, चैप्टर के लास्ट में कुछ पेजेस खाली छोड़ के रखते हैं। जब जहां जो जानकारी जो ज्ञान मिलता है उसको लाकर वहां पर रख देते हैं। तो भैया किताब अपनी है, उसको पूरी तरह से अपना समझना है और पूरी अच्छी तरह से उसको यूज करना है। जहां जरूरत लगे कि यार ये बहुत अच्छी बात लग रही है उसको हाईलाइट करो। कोई पॉइंट मिल रहा है उसको साइड में लिखो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, साफ सफाई रखकर कोई फायदा नहीं है। पूरी तरह से किताब को यूज करना है। ठीक है, इवन मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूं कि जब आप क्लासरूम में कोई क्वेश्चन करवाया गया उसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर गलत भी हो रहा है तो भी वहीं सॉल्व करो। अपनी ही तो गलती है, सामने दिखती रहेगी तो बार बार वो गलती नहीं होगी। पीछे जाकर रफ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप, ऑन योर बुक, किताब को अपना मानो। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहां पे लिखी हुई एक बात, क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ चैप्टर, नो योर चैप्टर। डिवाइड एंड रूल जो है ये काफी टाइम से चला आ रहा है, अंग्रेजों ने भी इसकी को फॉलो किया, हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अब भाई एनसीईआरटी में कैसे डिवाइड एंड रूल खेलेंगे, तो चैप्टर पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट की एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है। एक पेपर लेना है और उस पर एक इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स बनाने का मतलब क्या होता है, जो शुरू शुरू में दिखा होता है किताब के शुरू में कि ये चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक है, तो चैप्टर लेवल पे इंडेक्सिंग करनी है हम लोगों को। सबसे पहले लिख लो टॉपिक नंबर 1 और फिर इसके अंदर मार्क कर लो कि भैया कितने सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, मान लो 3 सब टॉपिक है। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। चैप्टर नंबर 10 है तो 10.1 लिखा होगा, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, इस तरह से सारी जानकारी बहुत अच्छे से दी हुई होती है। लेकिन ये हमें खुद से दोहरानी है। जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आलस तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और खुद से ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टाइप से जो है वो सारी चीजें हम लोगों को लिख लेनी है। पूरे चैप्टर की इंडेक्सिंग बहुत ही सुंदर
शब्दों में एक पेपर पर कर लेनी है। इसके क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहली चीज, हमें ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, कितने टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं, कितने टॉपिक एकदम इंडिपेंडेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जैसे जैसे तुम एक एक टॉपिक कवर करते चले जाओगे, तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि भैया 25% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो एक आइडिया रहेगा कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीसरी चीज, जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे तो लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये 2 टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन इस टॉपिक में कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मुझे अपने टीचर से डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। 5 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन जब चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो काफी हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इंडेक्स बनाओ अपने चैप्टर का। पहले 5 मिनट थोड़ा सा टाइम देकर एक इंडेक्सिंग कर लो। ठीक है, ये थी हमारी स्टेप नंबर 2। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। यू आर द हीरो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉक विद द ऑथर, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग। देखो ये जो किताबें बनाई गई है ना, बहुत मेहनत से बनाई गई है। जो इनके लेखक होते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इन चीज़ों को लिखते हैं, वो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस बात का मतलब है कि हमें प्लेन रीडिंग नहीं करना है, हमें जो ऑथर है उससे बात करनी है। वो जो भी समझाना चाह रहा है उससे एग्री कर, समझना है और एग्री करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, मान लिया, आगे बढ़ गए, नहीं, क्वेश्चन करना है। अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तो उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। केवल दर्शक बनकर मैच नहीं देखना है, हम खिलाड़ी हैं, हमें खेलना है, मूवी नहीं देखना है, हम हीरो हैं, एक्टिंग हमें ही करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मान लो ये टॉपिक है, अब मैथ्स का ही मैं टॉपिक लूंगा, मैथ्स का ही मैं टीचर हूं, तो क्या लिखा हुआ है, सर्कल टॉपिक है यहाँ पर। डेफिनेशन नंबर 1, अ सर्कल इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। अब यहाँ पर हमें बस इतना पढ़ के और लिख लिया, रट लिया, ऐसा नहीं। पूछो ऑथर से कहना क्या चाह रहे हैं। सर्कल क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट है। बहुत बढ़िया, ठीक है, मान लिया आपकी बात। इन अ प्लेन मतलब एक प्लेन में, 3D में नहीं जा रहे हैं हम लोग। दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट है उन सब का जो सेट है उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। क्या इस बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं? क्या ये बात हमें समझ में आ गई है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ऑथर ने हमसे कोई बात कही, कोई डायलॉग उसने बोला, उसके रिप्लाई में हम बोलेंगे कि यस आई एम एग्रीइंग विद यू, ये बात मुझे समझ में आ गई है। इसके बाद उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, इस फिक्स पॉइंट का नाम आपने सेंटर रखा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। जब भी पढ़ना है ऐसे बोल बोल के पढ़ना है, ऑथर से बात करते हुए पढ़ना है, प्लेन रीडिंग नहीं करनी है। हर जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है उसको इस तरह से मानना है कि हमसे कुछ कहा गया है, उसको हमें समझना है और फिर से कुछ जवाब देना है। जैसे ही ये जवाब देने की हैबिट, जवाब देने की प्रैक्टिस करते जाओगे, हर लाइन जो है वो समझ में आने लग जाएगी। और जिस लाइन का जवाब ना दे पाओ, समझ लेना कि वो पॉइंट अभी हमको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, यू आर द हीरो। आप हीरो हैं, आप ही को एक्ट करना है, आप ही को परफॉर्म करना है, आप ही को किताब पढ़ना है, आपके लिए कोई किताब पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, कीप इट सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो अभी तक जो बात कही ना मैंने, उसमें क्या कहा कि किताब को अपना मानना है, हाँ चलो ठीक है, डिवाइड एंड रूल इंडेक्सिंग कर ली। फिर क्या बात कही थी हमने, यू आर द हीरो के, हाँ भैया हमको सारा काम करना है, लेकिन करना क्या है ये भी थोड़ा सा पिछले उसमें देख लिया हमने। लेकिन अब उसको एक बार तो पढ़ लिया, एक बार तो बातें कर ली, लेकिन फ्यूचर में ऐसे बार बार थोड़ी ना पूरी किताब लेके बातें करने बैठ सकते हैं, हर बार एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा नोट्स मेकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा।
एक बार जब पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ समरी, कुछ बुलेट पॉइंट्स, फॉर्मूला, फैक्ट, मेथड्स, इनको एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पर लिख लेना है ताकि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो ये होता है कि हर लाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो, हर लाइन से कोई जानकारी निकालने की कोशिश करो। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो, ऑथर से बात करो, तो उससे क्वेश्चनिंग करो कि इस पर आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हो। जो जो जवाब आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे। कोई फॉर्मूला मिला उसको लिख लिया, कोई फैक्ट मिला उसको लिख लिया, कोई मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है उसको लिख लिया, कोई नई चीज क्वेश्चन से समझ में आई उसको लिख ली। ऐसे करते करते हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स तैयार होता चला जाएगा। एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि जैसे पैराग्राफ्स जो लिखे हुए होते हैं उन पैराग्राफ्स को ब्रेक करो पॉइंट्स में। क्या होता है, पॉइंट्स याद रखने में हमको आसानी होती है। हमें पता होता है कि भैया इसमें 5 पॉइंट है, अगर पहला और दूसरा पता है और पांचवा पता है तो तीसरे और चौथे को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बड़ी डेफिनेशंस दिखें, बड़े मेथड दिखें, बड़ा सा पैराग्राफ दिखे, उसको बुलेट पॉइंट में ब्रेक करो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से नोट्स हम लोग बना सकते हैं। फिर से मैथ्स का ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो इलिप्स के बारे में हल्का फुल्का हम लोगों को आइडिया होगा, नहीं भी आइडिया है तो समझ सकते हो। देखो इलिप्स के बारे में क्या कहा है इन्होंने, इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जैसे सर्कल में था वैसे ही, द सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। इलिप्स जो है एक ऐसे पॉइंट्स का सेट है, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये डेफिनेशन हम लोगों को पता होगी। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहां से क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो जो इन्होंने लिखा उसके हिसाब से इन्होंने लिख भी रखा है, किसी एक पॉइंट को ले लें हम लोग कि P1 F1 ये पॉइंट इलिप्स पर है और ये दो फिक्स पॉइंट है फोकस P1 F1 और P1 F2। ये जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये एक इलिप्स पर है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स from two fixed point is always greater than distance between two fixed point। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो P पॉइंट की पहले फिक्स पॉइंट और दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना उससे बड़ा होना चाहिए। मान लो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं। ये 2a जो होना चाहिए ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है F1 F2 उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। F1 F2 इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, 2ae। कितनी होती है, 2ae होती है। तो यहां से मिलता है हमको e लेस देन 1। अब यहां सवाल आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, अगर इन दो पॉइंट के बीच, इन दो पॉइंट, इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के सम से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या, उस केस में क्या होगा। तो देखो यहां पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने चलेंगे। जैसा कि हमसे कहा जा रहा है कि P1 F1 प्लस P1 F2, इस P1 पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए F1 F2 से। तो ये इलिप्स हो जाएगा। सेकंड, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम इससे बड़ा ना होकर इसके इक्वल हो गया तो क्या होगा। एक पॉइंट इस तरह से है P1 कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम, P1 की F1 से डिस्टेंस, इसको बोल देंगे हम लोग P1 F1, और P1 की F2 से डिस्टेंस का सम F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। तो इस केस में क्या ये इलिप्स बनेगा, क्या P पॉइंट इलिप्स पर होगा, नहीं। इस केस में क्या होगा, P जो हो जाएगा वो कोलीनियर हो जाएगा F1 और F2 के साथ। तो P1 F1 प्लस P1 F2 का कांस्टेंट होना काफी नहीं है। अगर ये कांस्टेंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है तो उस केस में लोकस जो हो जाता है वो हो जाता है
एक लाइन सेगमेंट, यानी कि केवल इतना लिख के छोड़ दिया जाए कि एक पॉइंट है P जिसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या ये इलिप्स पर होगा? ये बात कहना गलत है। ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट ये S1 S2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो इलिप्स पर होगा। अगर ये कांस्टेंट S1 S2 के इक्वल हो गया, यहां पर F की जगह मैंने S लिख दिया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, अगर ये इन दोनों डिस्टेंस का सम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो गया तब तो लाइन सेगमेंट हो गया। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस से छोटा हो गया, तो क्या होगा? क्या इस केस में लाइन सेगमेंट बनेगा या एलिप्स बनेगा? तो देखो यहां पर दो केस समझते हैं हम लोग, F1 F2 ये हमारे फोकस हो गए। अगर P पॉइंट कहीं बाहर है तो फिर ये ट्रायंगल फॉर्म होता रहेगा, और अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल की पहली साइड हो गई PF1, दूसरी साइड हो गई PF2, तो दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से छोटा हो जाए, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर P इसी लाइन पर आ गया, तो अगर इस लाइन पर आ गया तो PF1 प्लस PF2 तो क्या हो जाएगा? F1 F2 हो जाएगा। उस केस में ये क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। यानी कि P1 F1 प्लस P1 F2 F1 F2 से छोटा हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब ये इतनी सारी बात केवल और केवल एक इस नोट में लिखी हुई थी। अगर ये बातें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो हर जो लाइन लिखी हुई है उससे क्वेश्चन करना है। यहाँ लिखा हुआ था द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर ग्रेटर देन है तो इलिप्स होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा? इस पे क्वेश्चन बनाना है, इसको समझना है हम लोगों को, इसके बारे में हमारे टीचर से हमको बात करनी है। और ऐसे ही करके हमारे शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे। जहां पर हमने इलिप्स पढ़ा है, जहां पर इलिप्स की ये डेफिनेशन पढ़ी है, वहीं जाके इन चीजों को भी लिख देंगे। तो ये थी हमारी स्टेप नंबर 4, कीप इट सिंपल। पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, क्वेश्चन फ्रेम करते जाओ, उनके आंसर्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते चले जाओ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, कनेक्टिंग द डॉट्स। गो थ्रू द क्वेश्चंस, नो योर एनिमी। अब देखो सारा कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन ये सब यूजफुल कब होगा? जब हम इसे अप्लाई कर पाए। तो सॉरी, ऐसा नहीं करना है कि बस पढ़ लिया, नोट्स बना लिए और रख दिया। भैया अगला चैप्टर पढ़ोगे, उसकी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, पुरानी पीछे चलती चली जाएंगी। तो जैसे ही एक चैप्टर को कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। टॉपर्स ये काम भी करते हैं, वो क्वेश्चंस का बैकलॉग नहीं होने देते हैं। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको जितना अप्लाई करना है उसी टाइम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने इंडेक्सिंग कर ली, ऑथर से क्वेश्चनिंग कर ली, खुद से आंसर्स फ्रेम करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, लास्ट स्टेप रह जाती है कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर ली जाए। जैसे ही उनको अप्लाई करोगे, वो नोट्स में जो जो चीजें आपने लिखी है सबका यूज कर लोगे, दिमाग में वो फिट हो जाएगा। और एक और फायदा कि कोई ऐसी चीज आ गई क्वेश्चन में जो हम लोगों ने मिस कर दी थी, जो नोट्स लिखते टाइम हम लोग नहीं कवर कर पाए थे, तो वो क्वेश्चन के थ्रू वापस से हमारे नज़र में आ जाएगी, उसको जाकर फिर से हम लोग नोट्स में ऐड कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज के बिना, जो भी क्वेश्चन दिए हुए उनको अटेम्प्ट किए बिना एनसीईआरटी को पढ़ना अधूरा है। इस काम के बिना उसको पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये काम जरूर कर लेंगे हम लोग। गो थ्रू योर क्वेश्चन। आखिर में हमारे दुश्मन कौन है? क्वेश्चन ही तो है। पढ़ता हम बहुत आसानी से लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो बिना क्वेश्चन किए इसको पार नहीं लगाया जा सकता, क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे ही। ये थी हमारी 5 सिंपल स्टेप जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए इसको सीख लिया। अब कब पढ़ा जाए, ये थोड़ा सा जो है ये डिस्कशन वाला टॉपिक हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज ये डिफर करता है। केमिस्ट्री में कब पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में कब पढ़ना चाहिए, मैथ्स में कब पढ़ना चाहिए। तो मैथ्स में हम
इसको एक प्रैक्टिस बुक की तरह रख सकते हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तब हम इसको उठाकर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिवीजन उस टाइम पे कर सकते हो। बोर्ड्स अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में एग्जाम देने ही होते हैं हम लोगों को, तो साथ के साथ टाइम मिल रहा है तो साथ के साथ ही निपटाते जाओ। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल पे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में एनसीआर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक होता है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेरे बहुत सारे जो कलीग्स हैं, बहुत सारे जो साथी टीचर्स हैं, उनसे मैंने बात की तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स था कि केमिस्ट्री चैप्टर जब क्लास में हो जाए तो उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करें ताकि हम लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाए। अगर बिना क्लास में पढ़े हुए डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले क्लास में होने दें, उसके बाद एक तरह से एनसीईआरटी को कंप्लीशन की तरह कि इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पढ़ के प्रैक्टिस करके उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक लास्ट और बोनस स्टेप है, रेस्पेक्ट योर बुक्स एंड बॉडी। ठीक है, मैंने 5 स्टेप की बात कही थी, एक छठे स्टेप में ये बोल रहा हूँ। देखो ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे से करना है हमको। ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पड़े पड़े ही कर रहे हैं, ठीक है, गाने सुनते सुनते कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा प्रॉपरली बैठना है, तरीके से अपने बुक्स की, अपनी बॉडी की इज्जत करनी है, तभी जाके जो है ना चीज़ें सीख पाते हैं हम लोग, तभी जाके जो है दिमाग में चीज़ें बैठती है। और कुछ कुछ स्टूडेंट से ये भी कंप्लेन सुनने को मिलती है, सर क्लास में समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता है। रीज़न उसका ये है, एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम के माहौल में हमें पढ़ने की आदत नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ना कब है, पढ़ना कैसे है, ये सब तो सीख गए हम लोग, फिर भी वो यूजफुल नहीं होगा अगर उसको हम सही समय पे नहीं कर रहे हैं। तो सही समय पे करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आधी रात को बैठकर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअल एग्जाम में हमें 9 to 12, 2 to 5 में दिमाग लगाना होता है। तो हमारी बॉडी को ये आदत होनी चाहिए कि हम प्रॉपर पोस्चर में सही टाइम पे सही चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले 5 पॉइंट तभी यूजफुल होंगे जब हम प्रॉपरली बैठकर एकाग्र होकर शांति से उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। नहीं तो सारी चीज़ें जो है कि बैठकर तो पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और चला जा रहा है, उसमें यूजफुल नहीं होने वाला। इस मन को सबसे पहले कंट्रोल करना है, उसी के बाद और कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एनसीईआरटी कैसे फॉलो करनी है ये पता चला होगा। इस टाइप के अगर आपके दिमाग में और कुछ डाउट है तो हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशंस आप उनके सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।